हमारे प्रदेश में गेहूं की फसल कटाई के लिए तैयार है और फसल की कटाई, गहाई और भंडारण वैज्ञानिक अनुशंसाओं के अमल में लाकर किया जाए, तभी आपको उपज का अच्छा बाजार भाव मिलेगा। तो गेहूं की कटाई, गहाई और भंडारण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना के डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह से। तो हम देख रहे हैं जिन किसान भाइयों ने समय से बोनी की है उनका गेहूं पक चुका है। तो गेहूं की कटाई से पहले सबसे पहले हमको ये देखना है कि जब हमारी फसल पकने को होती है तो उसका जो बाली है, गेहूं की बाली है, उसको निकाल के देखें और दाना जो है जब हम देखेंगे अगर उसमें कट की आवाज़ आती है तो हमारा पक चुका है। और दाना अगर वो दबाने पे दब जाता है आसानी से तो आप समझें कि अभी ये काटने लायक नहीं है, क्योंकि हम अगर नमी में काट लेते हैं तो उससे कि दाने की क्वालिटी जो है ख़राब हो जाती है और उसको रखने में भी हमें जो कीड़े बीमारियों का असर ज़्यादा रहता है। तो जैसे ही हमारा कट की आवाज़ आए हम उस समय उसको काट लें। कटाई करते समय भी हमको सावधानी बरतनी है, क्योंकि जब हम कटाई करते हैं, जब श्रमिकों द्वारा कटाई करते हैं तो आजकल जो दरांती आती हैं, जैसे आपके पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सभी लोग जो है जो मैनुअल कटाई करते हैं वो दरांती के माध्यम से करते हैं, क्योंकि दरांती में दाने होते हैं तो उस पर जो है हमारा जो श्रम है वो कम लगता है और हमारा जो आसानी से कट जाता है। और हसिया जो पुराने हसिया थे उस पर ताकत ज़्यादा लगती थी और जो है कटाई जो है ठीक से नहीं हो पाती थी। तो जो दांते वाली जो दरांती आती है उससे अगर हम कटाई करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी जो है उसमें श्रम भी कम लगेगा और कम समय में हम ज़्यादा क्षेत्रफल की कटाई कर सकते हैं। कृषि यंत्र आ रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि कृषि यंत्र इस तरह के भी आ रहे हैं जो कटाई वाली मशीनें हैं वो काटती हुई जाती हैं और साथ में उसका बंडल भी बना देती हैं। लेकिन वहाँ हमको एक सावधानी बरतनी होती है कि बंडल में अगर हमारा जूट की लगी हुई है रस्सी तो वो हमको जो है जब हम थ्रेसिंग करते हैं तो उसमें दिक्कत पैदा नहीं करती है कि जहाँ हम जो है मशीन से कटाई कर रहे हैं वहाँ पर जो है हम जो रस्सी का इस्तेमाल जो जूट वाली रस्सी है उसका करें और काटने के बाद में 2-3 दिन उसको खेत में ही छोड़ दें। तो तेज़ धूप में जब वो 2-3 दिन सूख लेगा और सूखने के बाद हम उसको इकट्ठा करें। खलिहान में रखते समय हमको क्या क्या सावधानी बरतनी है। देखिए, एक तो ये खलिहान आजकल क्या है कि हम देखते हैं कि प्लास्टिक की सीट भी कुछ किसान भाई ले लेते हैं। कुछ किसान भाई जो है उसको जो है खेत में ही खलिहान बनाने का प्रयास करते हैं, जैसे जो भी उसमें पौधे होते हैं उनको जो है निकाल करके और उसको जो है प्लेन करके। लेकिन ये तरीका काफ़ी क्योंकि इसमें श्रम लगता है तो इसलिए आजकल जो किसान भाई करते हैं आजकल त्रिपाल ले लेते हैं, प्लास्टिक की सीट ले लेते हैं और उस सीट को जो बिछा लेते हैं। हम जो है इकट्ठा प्लास्टिक की सीट पे हम जो डाल देते हैं और 4-5 दिन तक उसको वहाँ सूखने देते हैं और जब सूख जाएगा, सूखने के बाद में हम उसको थ्रेसिंग करते हैं। किसान भाइयों, गेहूं का उचित बाजार भाव मिले इसके लिए आप फसल की थ्रेसिंग और भंडारण करते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, आइए जानते हैं। थ्रेसिंग कराते समय भी हम देख लें कि उससे पहले हमारा जो है वो सूखना चाहिए और सूखने के बाद ही हम जो है थ्रेसिंग कराएं। तो थ्रेसर के माध्यम से जो आपकी थ्रेसिंग करते समय भी हमको जो है सावधानी बरतनी है और उसमें हमें ये देखना है कि जब भी हम थ्रेसर से थ्रेसिंग करें उस समय 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें कि एक तो हमारे जो कपड़े हैं वो जो है ढीले ढाले नहीं होना चाहिए। दूसरा जो है कि जहाँ भी हम थ्रेसिंग करें वहाँ पानी की व्यवस्था भी होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं कि जब हम थ्रेसिंग करते हैं थ्रेसर से तो उस समय कभी कभी चिनगारी कोई निकलती है तो उससे कभी कभी हादसे हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पानी की व्यवस्था नज़दीक होगी तो ये जब भी कोई हादसा होता है तो उससे हम जो है बच जाएंगे। दूसरा ये कि इसको जो है जब हम इसको थ्रेसिंग कर लें तो थ्रेसिंग करने के बाद में फिर हमको क्या क्या सावधानी बरतनी है। देखिए, थ्रेसिंग करने के बाद में हम उसको सुखाएं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि थ्रेसिंग करने के बाद तुरंत हम उसको स्टोर कर देते हैं और थोड़ी सी नमी होती है तो उसमें जो है गैस बनती है और उससे जो है हमारी क्वालिटी उसकी ख़राब हो जाती है। तो पहले हम थ्रेसिंग करने के बाद उसको सुखा दें धूप में और धूप में सुखाने के बाद छाया में उसको ठंडा कर दें, उसके बाद में हम जो है उसको स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है गेहूं की अगर कटाई करेंगे तो निश्चित रूप से जो है जो समय है वो कम लगेगा और दूसरा जो बीज की गुणवत्ता है, जो हमारा गेहूं उत्पादन कर रहे हैं उसकी जो गुणवत्ता है वो भी अच्छी होगी। किसान खुद को कैसे बचाएं कोरोना के कहर से? फसल कटाई में बरतें एहतियात जो कि इस प्रकार से है। फसलों की कटाई मशीनों से करें। कटाई के लिए इस्तेमाल होने वाली दराती आदि इस्तेमाल करने के बाद कम से कम 3 बार साबुन से अच्छी तरह से साफ करें। फसल कटाई के समय आपस में एक तय दूरी बनाकर रखें। खेत में फसल काटते, खाना खाते समय एक दूसरे व्यक्ति के बीच
कम से कम 3 मीटर की दूरी होनी चाहिए। खाने पीने के बर्तन अलग रखें और हाथों को साबुन से अच्छी तरह से साफ करें। हर आदमी की पानी की बोतल भी अलग अलग होनी चाहिए। एक व्यक्ति द्वारा काम में लिए जाने वाले उपकरण को दूसरा व्यक्ति कभी इस्तेमाल न करे। कटाई के दौरान बीच बीच में अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह साफ करते रहें। फसल कटाई का काम कई दिनों तक चलता है, इसीलिए हर दिन के कपड़े एक दिन पहले ही निकाल कर रख लें। एक ही ड्रेस को रोजाना न पहने। काम खत्म होने के बाद कपड़ों को अच्छी तरह से धोकर तेज धूप में सुखाकर ही इस्तेमाल करें। मुंह को कपड़े या मास्क से ढककर ही कटाई का काम करें। बुखार, खांसी या जुकाम वाले व्यक्ति से कटाई न करवाएं, उससे दूरी बनाकर रखें। खेत में ही पानी और साबुन का इंतजाम करें ताकि आप अपने हाथों और फसल कटाई करने वाले यंत्रों को समय समय पर साफ करते रहें। नियमित रूप से साबुन या अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइजर से हाथों को धोते रहें। खांसते और छींकते समय अपने नाक और मुंह को ढक कर रखें। अगर आप बीमार हैं तो खुद को परिवार के सभी लोगों से अलग कर लें और तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। दूसरे लोगों से भी उचित दूरी बनाए रखें। काम होने पर घर पर रहें, सुरक्षित रहें, जिससे आपके पशु स्वस्थ रहें और लगातार अच्छा दूध उत्पादन देते रहें। इन सब के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर रमेश प्रताप सिंह बघेल। गर्मी की ऋतु में दुधारू पशुओं का दूध उत्पादन किस प्रकार बराबर रखा जाए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर पशु को आहार उसकी आवश्यकता के अनुरूप मिल रहा है, पशु ग्रहण कर रहा है, तो शरीर को पोषक तत्व मिलेंगे पर्याप्त मात्रा में और दूध उत्पादन होगा। आहार का प्रबंध करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है भूसा। अगर केवल भूसा खिलाया जाएगा पशु को, तो हम ये मान के चलें कि भूसे में बहुत कम मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध हैं। इसलिए केवल भूसा खिलाने से पशु के शरीर के रखरखाव के अनुसार भी पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते हैं और पशु अधिक उत्पादन नहीं देगा और धीरे धीरे उसका उत्पादन बंद हो जाएगा और दुबला हो जाएगा। किसान भाइयों, गर्मी के मौसम में दुधारू पशुओं के पालन में कम खर्च में अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए कौन कौन से हरे चारे को पशुओं को खिलाएं, आइए जानते हैं। अब आप हरा चारा क्या दे सकते हैं? हरे चारे दो प्रकार के हैं। एक तो गैर दलहनी चारा होता है और दूसरा दलहनी चारा होता है। इन दोनों चारों में विशेषता क्या है कि गैर दलहनी चारों में पोषकता दलहनी चारों की तुलना में कम होती है। दलहनी चारे जो सबसे अधिक आवश्यकता होती है शरीर को प्रोटीन की, तो उनमें प्रोटीन की मात्रा काफ़ी अधिक होती है और इसके अलावा पशुओं के शरीर के लिए आवश्यक खनिज तत्व, विटामिन्स जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं, इनकी मात्रा भी दलहनी चारों में काफ़ी अधिक रहती है। इसलिए पशु को प्रयास करें कि दलहनी चारे भी पर्याप्त मात्रा में अगर मिलें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। लोबिया और इन मक्का, ज्वार, बाजरा का इनका मिश्रण अगर कर सकते हैं तो मान लीजिए कि बहुत ही अच्छा चारा पशु को मिलने वाला है। और अगर इसको पर्याप्त मात्रा में खिलाया जाए तो आप मान के चलिए कि कम से कम 4 किलोग्राम दूध के लिए किसान भाइयों को अपने गाय को, भैंस को किसी भी प्रकार के संतुलित सांद्र आहार की अलग से देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर कई बार हरे चारे नहीं उपलब्ध हो पाते हैं, तो आपको विशेष ध्यान देना है कि उनका आहार प्रबंधन हम किस प्रकार से करें कि उनके शरीर की आवश्यकता के अनुरूप पोषक तत्व मिलें। और इसके लिए ज़रूरी है कि उनको संतुलित सांद्र आहार अच्छी किस्म का दें। किसान भाइयों, दुधारू पशुओं के पालन में सबसे अधिक खर्च आहार पर होता है, जो कुल खर्च का लगभग 70 से 75% होता है। जो किसान भाई अपने पशुओं के लिए घर पर आहार बनाना चाहते हैं तो उन्हें अवयवों की मात्रा इस प्रकार से रखनी चाहिए। जौ या गेहूं का दलिया 40 किलो, मक्का का दलिया 20 किलो, खली 17 किलो, दाल की चूरी 20 किलो, नमक 2 किलो, खनिज मिश्रण 1 किलो। अब प्रश्न आता है कितना खिलाएंगे? तो गर्मी के महीने में चूंकि आहार कम ग्रहण होता है, इसलिए शरीर के रखरखाव के लिए कम से कम 1.5 किलोग्राम और दूध उत्पादन के लिए 2 किलोग्राम दूध के लिए भैंसों में 1 किलोग्राम दाना और 3 किलोग्राम दूध उत्पादन गायों में 1 किलोग्राम दाना अवश्य दें तो पशु का उत्पादन बरकरार रहेगा।
इनके अलावा जो उत्पादन बढ़ेगा उसके लिए आपको चाहिए कि भूसा दाना जो भी पशु की रोज की आवश्यकता होती है उसको कम से कम 6 घंटे पहले मिला के गीला कर दें। और गीला करके अगर पशु को खिलाएंगे तो खाएगा, अधिक मात्रा में खाएगा और अधिक तापमान का असर भी उसके ऊपर कम होगा, उसको पोषक तत्व भी अधिक मिलेंगे और इस प्रकार जो दूध उत्पादन में गिरावट होने वाली है उस गिरावट को आप रोक सकते हैं। साथ में ज़रूर ध्यान रखें कि पशु को कम से कम 40 ग्राम 50 ग्राम नमक रोज़ दें और अच्छा ताज़ा पानी पिलाएं, पर्याप्त पानी पिलाएं। अगर ठंडा पानी पिलाएंगे तो और अच्छा रहेगा। और इस प्रकार कुल मिलाकर पशु को रहने के लिए ठंडी जगह, पशु को खाने के लिए हरा चारा, संतुलित आहार जिसमें कि नमक भी मिला हो, खनिज में। नींबू के बागों से अधिक उत्पादन के लिए पौधों का स्वस्थ होना जरूरी है, क्योंकि देखरेख की कमी होने पर कई समस्याएं आती हैं, जिससे पौधों पर फूल और फल कम लगने लगते हैं और रोग और कीट भी नुकसान करते हैं। इसलिए ऐसी समस्याओं से पौधों को बचाने के लिए नींबू के बाग में कौन कौन से कार्यों को करें, इस बारे में बता रहे हैं। नींबू में हम मानते हैं कि वर्ष भर फलन होता है। अब इसमें समस्या क्या होती है कि एक तो लीफ माइनर का प्रकोप बहुत अधिक होता है। लीफ माइनर को ऐसे समझें कि ऊपर से वो क्लोरोफिल को खाती रहती है, माइंस बना देती है पत्ती के ऊपर से, जो हमको सफ़ेद टेढ़े मेढ़े लाइनों के रूप में दिखते हैं। तो एक तो इसमें लीफ माइनर की बहुत अधिक समस्या होती है। तो लीफ माइनर के लिए हम बात करते हैं तो उसके लिए उसका जो कंट्रोल होगा, हम उसमें एसीफेट का स्प्रे कर देंगे तो उसका हम कंट्रोल कर सकते हैं। नींबू के बाग में इस कीट के अलावा कई प्रकार के रोगों का प्रकोप भी होता रहता है, जिनको समय पर पहचान कर नियंत्रण करना जरूरी है। यदि समय पर नियंत्रण नहीं किया गया तो आपको नींबू के बाग से उत्पादन के नाम पर कुछ भी नहीं मिलेगा और हानि उठानी पड़ेगी। इसके अलावा सिट्रस कैंकर जो होता है, सिट्रस कैंकर की भी बहुत अधिक समस्या होती है। सिट्रस कैंकर में क्या होता है कि पहले पत्तियां में जो जंग जैसे धब्बे हो जाते हैं गोल, उसके बाद में यदि प्रकोप अधिक होता है तो फलों पे भी वैसे ही गोल जंग जैसे भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। तो सिट्रस कैंकर के नियंत्रण के लिए हम करते हैं, एक तो कोई भी बैक्टीरियासाइड, क्योंकि ये बैक्टीरिया से तो है सिट्रस कैंकर, तो कोई भी बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है या आजकल एक बैक्टीरियानाशक नाम से भी एक दवाई आती है, उसका हम 2.5 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में मिला के और उसका स्प्रे करेंगे। साथ में इसका 2 ग्राम प्रति लीटर COC भी उसमें मिला के स्प्रे कर देंगे तो इसका अच्छी तरीके से नियंत्रण हो जाएगा। और एक इसमें होता है डाइबेक। जो डाइबेक है, डाइबेक के लिए हम क्या करेंगे कि क्योंकि ये उसको बोलते हैं हम उल्टा सूखा रोग, तो इसमें जो शाखाएं हैं ऊपर से सूखना शुरू होती है। तो एक तो जो भी शाखाएं सूखी हुई है उससे थोड़ा सा हरा पोर्शन को छोड़ते हुए उसको काट देते हैं और उसके ऊपर बोर्डो पेस्ट COC का लेप कर देते हैं। और ध्यान ये रखते हैं कि बगीचे में हम फ्रिक्वेंटली विजिट करते रहें। उसमें हमको जैसे ही कोई रोग ग्रसित या कीटनाशक से ग्रसित कोई भी पार्ट दिखे पौधे का तो उसको हम हटा दें। स्प्रे समय समय पर करते रहें। बगीचे में साफ़ सफाई रखें हैं, नीचे घास फूस नहीं रहें, पत्तियां जो इसकी शाखाएं हैं वो ज़मीन से टच नहीं करें। तो इस तरह से हम इसका फ्रिक्वेंटली विजिट करते रहेंगे तो हम इसके नुकसान से बच जाएंगे। नींबू के बागों में फलों के फटने की भी एक गंभीर समस्या है। यदि किसान भाइयों नींबू के फल ही फट जाएंगे तो ऐसे फलों का क्या बाजार भाव मिलेगा, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए आप नींबू के बाग में एक निश्चित अंतराल पर सिंचाई करें। बाग में समय समय पर सूक्ष्म पोषक तत्वों का छिड़काव करें। इसके अलावा बाग में 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से बोरेक्स का घोल बनाकर छिड़काव करें। एक नींबू के बगीचे में यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ट्रनिंग प्रूनिंग उसमें बराबर करते रहना चाहिए। ट्रनिंग प्रूनिंग में बस केवल इतना ध्यान रखते हैं कि
एक तो उन शाखाओं को काटते हैं जो आपस में रगड़ खाती हो, और एक ऐसी शाखाओं को काटते हैं जो सूख गई हो या रोगग्रसित हो। और एक इसमें विशेष जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि नींबू में शुरुआत में जब हम बगीचा लगाते हैं तो उसमें एक वाटर सकर्स जिसको हम बोलते हैं कि जो मुख्य तना है उसके नज़दीक से ही एक एकदम सीधी नई फुटान दिखती है। उसका पहचान ये है कि एक तो एकदम सीधी होगी और एकदम हरी होगी, लस ग्रीन जिसको बोलते हैं। तो उस तरह की शाखाओं को हम वाटर सकर्स बोलते हैं। उनको भी हम बराबर समय समय में काटते रहना चाहिए, क्योंकि उस शाखा में कभी फल नहीं आते, फूल नहीं आते, और वो पौधे का जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी लेती रहती है, तो वो बेकार जाता है। इसलिए ये भी एक विशेष ध्यान रखने वाली बात है। तो ये यदि हम करते हैं किसान भाई इस तरीके से नींबू के बगीचे में, तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से कार्यक्रम में आज जिस प्रश्न को हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव रूपाणी जिला रतलाम से सुखी राम जी ने। आप भेड़ों में आने वाली बीमारियों की रोकथाम पर जानकारी चाहते हैं, तो सुखी राम जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। सुरक्षात्मक हम बचाव बीमारी के संक्रमण से कैसे करें। जहाँ भेड़ रखते हैं भेड़ पालक, वहाँ निसंक्रमण को किया जाए, जैसे ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव, साफ सफाई वहाँ रखना बहुत ज़रूरी है। कई विषाणु और जीवाणु जनित रोग हैं जो भेड़ों में होते हैं, खास करके जैसे अभी खुरपका मुंहपका, इस बीमारी से बचाव के लिए हम टीकाकरण करवाते हैं। इसी मौसम में हम टीकाकरण करवाते हैं, क्योंकि ये जो जीवाणु और विषाणु जनित रोग है जो संक्रामक है, इस संक्रामक बीमारी से बचाव के लिए टीकाकरण ही उपयुक्त है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो केचुए का प्रकोप होना, क्योंकि हमारा भेड़ खेत में चारेगाह में चराई पे ही निर्भर करता है और इसमें केचुए का संक्रमण अत्यधिक होता है। इसीलिए भेड़ पालकों से अनुरोध है कि वह अपने भेड़ को 3 से 4 बार केचुआ नाशी दवा, और वह भी अलग अलग ट्रेड जो भी बाज़ार में उपलब्ध है उसको लेकर के अपने पशु को पिलाएं समय अंतराल पे, जिससे केचुआ का नाश होगा और उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। दूसरा सबसे बड़ी बीमारी है जो पशुओं खास करके भेड़ बकरियों में होता है, वह PPR के नाम से जाना जाता है। यह भेड़ या बकरी प्लेग के नाम से जानते हैं। यह विषाणु जनित रोग है। इसमें मुंह में फफोले पड़ जाएंगे, अत्यधिक दस्त होगी और मृत्यु हो जाती है। यह विषाणु जनित रोग काफ़ी हानिकारक है, इसीलिए आप इसका टीकाकरण कराएं। एक बार टीकाकरण कराने से यह बीमारी 2-3 साल के लिए निजात पा जाते हैं। दूसरा इंटेरोटॉक्सीमिया एक बीमारी है जिसे हमारे कुछ किसान भाई आंतों का जहर नाम से भी जानते हैं। यह जीवाणु जनित बीमारी है। यह जीवाणु भेड़ों की आंतों में पाए जाते हैं। यह योग भेड़ों के खाने पीने में अचानक परिवर्तन करने से या पशु का ज्यादा मात्रा में चारा दाना खा लेने से होता है, क्योंकि ऐसी दशा में जीवाणु में वृद्धि दर बढ़ जाती है। इस रोग के मुख्य लक्षण भेड़ों की अचानक मृत्यु होना, पेट में तेजी से दर्द, बेचैनी, पैर पीटना, दस्त होना इत्यादि है। तो आप इस रोग की रोकथाम हेतु प्रत्येक वर्ष ऋतु से पहले या फरवरी माह में ET वैक्सीन 2.5 मिलीलीटर चमड़े के नीचे भेड़ों को लगानी चाहिए, और सही तरह से रखरखाव भी इस बीमारी की रोकथाम में सहायक होता है। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर
18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।